चलो कल कहाँ तक हुआ था? टाइप्स हो गया था, ठीक। पूंजीवाद, हाँ, पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब किस किस क्षेत्र में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है और कहाँ कहाँ से, जैसे कल बताए थे कि भारत क्या करता है, भारत किस व्यवस्था पर काम करता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर काम करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। जैसे कंपनी का रूल बताए थे कल, कंपनी कैसे काम करती है, उसके बाद से क्या नाम है कि आपका गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक्स के लिए काम करती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कराती है, फिर उसके बाद से दोनों जुड़कर कैसे काम करते हैं, तो वही था मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसको हम बांटते हैं कैसे, प्राथमिक, प्राइमरी जिसे कहते हैं, उसके बाद से दूसरा होता है द्वितीयक, और तीसरा है आपका निजी या सेवा क्षेत्र, या सेवा क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। चलो अब इस पे चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है ये। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्रों में प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आ सकता है, कभी सोचे हैं, कभी जाने हैं इस चीज को कि हाँ प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आ सकता है, द्वितीयक में या सेवा में। सेवा तो पता होगा, सेवा में मतलब कि जो चीजें वो हो रही हैं, क्या रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं, ठीक है, आपके लिए काम कर रही हैं। प्राथमिक वो होगा कि जो बस उत्पादन करे, बस उत्पादन करे, यानी कि क्या, जैसे गेहूं, धान, क्या हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गए। अब क्या कर रहे हैं, टमाटर उत्पादन कर रहे हैं, आलू का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज का, पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, प्राथमिक सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर्स हैं। इनमें हम क्या कर रहे हैं, बार बार चीजों को हम प्राथमिक तौर पर उत्पादन कर रहे हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि आलू तो हम उत्पादन कर लिए प्राथमिक में, अब आलू से हम बना लिए चिप्स, आलू का बना दिए अचार, आलू से बहुत सारी चीजें बनाए, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एरिया में आ गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया, इसमें आ गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें चीजें कैसे बदलेंगी, हम क्या करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर अपनाते हैं। जैसे हम कल बताए थे तुम लोगों कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारा उत्पादन ऐसा करते हैं जिसको हम स्टोर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारा इकोनॉमी क्या होता है, बूस्ट नहीं कर पाता है, हम प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, हमारे लिए स्टोरेज अवेलेबल नहीं होते हैं जिससे हम स्टोर कर सके मैक्सिमम चीज़ों को। तो अब यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र इसीलिए अपनाए गए कि हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे दूसरी चीज़ों में। जैसे देखे हो कि बहुत सारे अचार आते हैं, अचार खाए होंगे आप लोग, तो पारंपरिक अचार बनते हैं किसके, आम के बनते हैं, आम को स्टोर करने के लिए, ठीक, लॉन्ग टर्म तक हम आम को स्टोर करते हैं। फिर गाजर का अचार बनाते हैं, गाजर को स्टोर करते हैं, ठीक, लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम स्टोर करते हैं। अब देखे होंगे कि बहुत सारे नमकीन बनाते हैं, कभी किसी चने का नमकीन, मूंगफली का नमकीन, ठीक, तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। अब सेवा क्षेत्र क्या होगा, सेवा क्षेत्र वो होगा जैसे कि आप ट्रेन का यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपका सेवा कर रहा है। सेवा कैसे कर रहा है, आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है, आपको पहुंचा रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। बसेज हो गए, ट्रक हो गए, वैन हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब क्या है, आपके सर्विस के लिए, तो ये सेवा क्षेत्र है सब। तो अंतर समझ में आ रहा है। प्राइमरी जो सेक्टर होगा वो क्या करेगा, उत्पादन का काम करेगा, ऐसे इनिशियल चीज़ों का कि जो ओरिजिनली फॉर्म में हो। द्वितीय क्षेत्र वो होगा कि जो क्या करेगा, सेकेंडरी रीजन में हो। सेकेंडरी रीजन का मतलब क्या हो गया, हम प्राइमरी सेक्टर को बदल करके उससे कोई नया प्रोडक्ट हम बना लें। जब कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आ जाएगा कहाँ पे, सेकेंडरी में। टर्सरी क्या होगा, यानी कि सर्विस, कौन सा सर्विस, सेवा, यानी कि आपका सर्विस जो होगा, सर्विस सेक्टर, वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में।
टैक्स लगता है, देखे होंगे कि लिखा रहता है किसी भी पैकेट्स पे MRP, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब रिटेल का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम इतने दाम पर आप बेच सकते हैं, यानी कि 10 रुपये अगर चिप्स के पैकेट का मूल्य है तो आप 10 रुपये में ही बेचेंगे, 11 रुपये में उसे नहीं बेचेंगे एनी हाउ कहीं पर भी, ठीक। अब ये 10 रुपये डिसाइड हुआ कैसे? हर एक टैक्सेस को जोड़कर, हर एक खर्च को जोड़कर और प्रॉफिट को जोड़कर, कि आप 10 रुपये में अगर मैन्युफैक्चर क्या करता है, निकालता है, अगर 5 रुपये में वो निकालता है तो बाकी का रेस्ट जो 5 रुपये है वो सारे टैक्स का, ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, जो रिटेलर है उसका प्रॉफिट का, सबका इसमें इंक्लूड हो और वो क्या कर सके, आसानी से वस्तु को बेच सके और बेच करके क्या कर सके, लाभ कमा सके। कोई भी दुकानदार हानि पर बेचेगा? कभी नहीं बेचेगा, ठीक। नहीं सामान बेचेगा वो चलेगा, लेकिन कभी हानि पर नहीं बेचेगा, क्योंकि वो क्या है, फायदे के लिए बैठा हुआ है। तो वो क्या करता है, होलसेल वैल्यू इसीलिए अलग होता है, रिटेल वैल्यू अलग होता है, इसीलिए उस पर लिखा होता है MRP। किसी भी वस्तु पर लिखा रहता है MRP, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चलिए इसमें लिखना है, आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए। लिखिए, पहला हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। लिखिए, इस क्षेत्र में वे सभी प्रकार के संसाधन आते हैं जो सीधे उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसे किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज, जैसे किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज, किसानों के द्वारा उत्पादित अनाज। चलिए दूसरा हेडिंग डालिए, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, लिखिए, इस क्षेत्र में ऐसे संसाधन आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को रूपांतरण कर नए उत्पादन का कार्य करते हैं। जैसे आलू से चिप्स, टमाटर से केचप, या विभिन्न प्रकार के अचार निर्माता कंपनियों के द्वारा उत्पादन। सबसे बड़ी बात है, देखो, यही एक ऐसा स्टोरेज का सिस्टम है कि जो एमएसएमई का कल फंडा बताए थे कि किस तरीके से एमएसएमई काम करता है, क्या करता है, ठीक। तो आप लघु उद्योग में आसानी से घर बैठे आसानी से अपने सामानों को उसका वैल्यू बढ़ा सकते हो। अब सोचो कि एक 5 रुपये 10 रुपये की चिप्स के पैकेट में कितना आलू रहता होगा। मैक्सिमम एक आलू का वैल्यू होता है, एक भी होता है, एक से कम भी हो सकता है, कहें कि साइज पे डिपेंड करता है आलू के, तो हो सकता है कि कम भी हो जाए। यानी कि आपका मान के चलिए 10 ग्राम या 20 ग्राम का कोई आलू होगा,
वो आराम से आपको क्या हो जाएगा, 10 रुपये 12 रुपये देकर चला जाएगा चिप्स का। आपने क्या किया, उसका वैल्यू बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, आपने थोड़ा सा अपना स्किल का प्रयोग किया, ठीक, थोड़ा सा उसका फ्लेवर चेंज किया और उसको खाने के लिए लोगों को तरीका अलग बदल दिया। इसी तरीके से पापड़ का होता है, आलू से आपने पापड़ बनाया, उसका वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक। आलू जो आप खरीदते थे 5 रुपये 10 रुपये किलो खरीदते थे, उसका वैल्यू बढ़कर क्या हो गया, 1 किलो आलू में कम से कम आप 100 रुपये 150 रुपये का उत्पादन कर दिए। कैसे देखें कि 5 से 10 रुपये से सीधा 150 रुपये, क्या आपने अपना स्किल लगाया, अपना मेहनत लगाया और मार्केट में उसका वैल्यू बढ़वा दिया। कैसे बढ़वा दिया, एक तरीके से, और लॉन्ग टाइम स्टोरेज किया और आसानी से लंबे समय तक बेचते रहे उसे, ठीक। नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है उसमें से, इसलिए हटा जाता है कि वो रिएक्ट न करे और नमी न प्राप्त करे, ठीक। इसीलिए उसमें रैपर में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस करते हैं जिससे कि वो नमी न प्राप्त करे, ठीक। अब देखो होता क्या है, इसी तरीके से सेकेंडरी रीजन में जितने भी प्राइमरी सेक्टर के उत्पाद होंगे सभी को काम करेंगे उसी पे। अब लास्ट वाला लिख लो, सेवा क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। लिखिए, इस क्षेत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेवाओं का कार्य किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के सेवाओं का कार्य किया जाता है, जैसे बैंकिंग, ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए, अर्थव्यवस्था का स्वरूप। ठीक है, अगला हेडिंग आप डालिए, अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अर्थव्यवस्था का स्वरूप। अब देखिए अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होता है। स्वरूप का मतलब सीधा सीधा ये कि किस फॉर्म में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो अब जैसे पढ़े हैं हिस्ट्री में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि यूरोपीय भारत आए, और भारत काहे लिए आए, व्यापार के लिए आए। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा आया इतनी दूर से, सोचिए कि आया वो यूरोप से पूरा घूमते हुए, इधर पूरा समुद्र घूमते हुए आया आपका भारत में, और भारत में आकर क्या किया, एकमात्र काली मिर्च का व्यापार किया। ठीक, काली मिर्च का व्यापार किया। वो कैसे व्यापार किया, काली मिर्च का वैल्यू आज भी इंडिया में उतना नहीं है जितना यूरोप में है। ठीक, इंडिया में लोग उसे क्या करते थे, पहले औषधि के रूप में प्रयोग करते थे और हल्का फुल्का मसाले के रूप में प्रयोग करते थे, लेकिन यूरोपीय इसका इम्पोर्टेंस समझे। अब सोचिए कि कहा यह जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि वो 60 गुना मुनाफा कमाया। कोई भी वस्तु आप अगर बेचते हैं उसमें 60% का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपके लिए इससे बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है। कोई भी कंपनी काम करती है तो मैक्सिमम 2 से 10% के प्रॉफिट पर काम करती है, यहीं से वो लार्ज अमाउंट में पैसा जनरेट करती है। ठीक, लेकिन आप उसको क्या हुआ, 60 गुना का लाभ पहुंचा। पुर्तगाली था, वो जब यूरोप में गया और काली मिर्च लेकर जाकर बेचना शुरू किया वहाँ पे, तो लोगों के मन में, यूरोपियों में उत्सुकता जागी कि आखिर में ऐसा क्या पा गया ये। ठीक, वो कहता था कि एक काला सोना है। वहाँ से उसके पीछे पीछे बाकी यूरोपीय आए, भारत की तरफ आगमन शुरू हुआ। तो भारत में या ईस्टर्न रीजन में विश्व के व्यापार शुरू हुआ। अब वही व्यापार बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक बूस्ट किए यहाँ पर। अब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है भारत में। कहाँ पर है प्लासी? प्लासी आपका पड़ेगा
बंगाल के रीजन में, ठीक है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल जिसे अभी आज कहते हैं, बंगाल के रीजन में प्लासी का युद्ध होता है और इसी प्लासी के युद्ध से क्या होता है, व्यापार शुरू होता है अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार शुरू किया, कंपनी अपना स्टेबल किया, यहाँ पर व्यापारिक रूप से बंदरगाहों पर वो क्या करते थे, कैप्चर करते थे। अब देखे होंगे कि सबसे बड़ी बात कि भारत का जो ये मैप है प्रायद्वीप कहलाता है और 3 तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ पर व्यापार आसानी से हो सकता था। क्यों? क्योंकि जहाज के द्वारा आसानी से समुद्र के किनारे हम क्या करते थे, बंदरगाहों पर रुकते थे और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। ठीक, एक चीज़ और आप लोग को बताए थे कि धन का बहिर्गमन कैसे हुआ। हिस्ट्री में आप लोग एक थ्योरम पढ़ाए थे कि कैसे वो क्या करते थे कि चीज़ों को बेचने का काम करते थे। अब सोचिए, यहाँ पर वो क्या करते थे, कपास का उत्पादन कराते थे, अफीम का उत्पादन कराते थे और उसको ले जाकर कहाँ बेचते थे, चाइना में। इधर आपका पड़ोसी देश चाइना, चाइना में उसे बेचते थे क्योंकि चाइना में क्या था, उत्पादन करने पे बैन था, मना था, वहाँ पे रूल था कि आप इस प्रकार के पौधों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं था। इंडिया में वो लोगों किसानों के द्वारा ये उत्पादन कराते थे, नील की खेती कराते थे, कपास की खेती कराते थे, इसकी अफीम की खेती कराते थे, ये सब चीज़ों की खेती कराते थे और ले आकर कहाँ बेचते थे, चाइना में। चाइना से पैसा लेते थे और उसी पैसे से ये यहाँ से क्या करते थे, कपास खरीदते थे और उस कपास को ले जाकर ब्रिटेन में, ठीक है, यूरोप में, ब्रिटेन में जाकर कपड़ा बनवाते थे वो। ठीक, और कपड़ा बनवा कर क्या करते थे, पूरे ईस्टर्न रीजन में बेचते थे। उनका कहाँ पे पैसा लगा, कहीं पे कोई पैसा नहीं लगा, बस उन्होंने क्या किया, हेर फेर का काम किया। यहाँ से सामान उठाया, चाइना को बेचा, चाइना से जो पैसा मिला उसे इंडिया से फिर खरीदा और इंडिया से लेकर कहाँ गए, ब्रिटेन गए, ब्रिटेन में बेचा और ब्रिटेन में जो बेचने से पैसा मिला उसी पैसे से वहाँ पे बनने वाले कपड़े खरीदा और ले आकर फिर ईस्टर्न रीजन में बेच दिया। जब ईस्टर्न रीजन में बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ, जो पैसा मिला, उसको क्या हुआ, वो उनका मुनाफा हो गया। अब देखो क्या किया उन्होंने, बस ट्रांसपोर्ट का काम किया, इधर से उठाया उधर ट्रांसपोर्ट किया, उधर से उठाया उधर ट्रांसपोर्ट किया। अब देखिए ईस्टर्न रीजन में कपड़ा क्यों बिकता था, कपड़ा इसलिए बिकता था ईस्टर्न रीजन में कि ईस्टर्न रीजन का जो कल्चर था, ठीक, जो संस्कृति थी, यहाँ पर मोटे धागे का लोग वस्त्र पहना करते थे। और ब्रिटेन में क्या हुआ, मशीनीकरण के कारण उन्होंने क्या किया, फाइन कपड़ा बनाना शुरू किया, पतला कपड़ा बनाना शुरू किया, रेशम के धागों का कपड़ा बनाना शुरू किया और वहाँ पर क्या हुआ, ईस्टर्न रीजन में प्रचलन हो गया। और ये अंग्रेजों के द्वारा ये चीज़ मेंशन करा दिया गया कि ये सिविलाइज्ड लोगों का क्या है, पहनावा है। ठीक, जैसे अभी है शादी समारोह में हम जाते हैं तो अपना कल्चर काहे नहीं अपनाते हैं, हम अपना धोती कुर्ता पैजामा नहीं पहनते हैं, हम क्या पहनते हैं, सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, बढ़िया एकदम सूट बूट पहन के जाते हैं चमका के कि हाँ क्या करेंगे भैया, हम अच्छे लगेंगे। अच्छे तो हम धोती कुर्ता पे भी लगेंगे क्योंकि हमारा सांस्कृतिक है, वो हमारी संस्कृति है, हमारा पहनावा है। ठीक तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उसमें क्या होगा, उसमें समस्या ये है कि भैया हमको मॉडर्न दिखना है, हमको दूसरे का नकल करना है। हम इतना पाश्चात्य का नकल करते रहे कि हम क्या कहें, अपनी संस्कृति भूल गए। अब वो आते हैं सब टूरिस्ट बनकर यहाँ पे, तो यहाँ पर आकर क्या करते हैं, औरतें आकर साड़ी पहनना सीखती हैं, यहाँ से साड़ी लेकर जाती हैं। जैसे बनारस आपके नज़दीक है, बनारसी साड़ी खूब फेमस है, लखनऊ में चिकन के कढ़ाई के कपड़े फेमस हैं। उसी तरीके से साउथ में चले जाएंगे, कांजीपुरम के साड़ियाँ फेमस हैं। ठीक, केले के पत्तों के रेशे से बनाए जाती हैं कपड़े, वो फेमस हैं। वो क्या करते हैं, ब्रिटेन वाले आते हैं, अमेरिका वाले आते हैं, लेकर जाते हैं यहाँ से और पहनते हैं, डिमांड है उनके लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति खो रहे हैं। तो ये इकोनॉमिकल बूस्ट जो हुआ प्लासी के युद्ध से, धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत धीरे धीरे क्या हुआ, बिकना शुरू हो गया। लोगों को पता ही नहीं चला, लोगों को लगा कि भैया हम अपना सामान बेच रहे हैं तो हमें तो पैसा मिल ही रहा है, लेकिन हम बेच किसको रहे हैं, ब्रिटेन को, और ब्रिटेन उससे क्या कर रहा है, कई गुना पैसा कमा रहा है। ठीक, हमारे सामान से ही हम ही को बेचकर कई गुना पैसा कमा रहा है। दूसरी बात कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब उसको हम बेच रहे हैं
कुछ समय के पश्चात उसका पैसा हमें मिल रहा है, वो भी एक मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो दादा भाई नौरोजी जो जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, उन्होंने ही इस थ्योरम को बताया था कि धन का बहिर्गमन किस प्रकार भारत से हो रहा है। ठीक है, अभी नेशनल इनकम में भी वो आएंगे, उनका नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार डिफाइन किया था कि नेशनल इनकम कैसे काउंट करेंगे और क्या है भारत की नेशनल इनकम। ठीक, और किस प्रकार से डेवलपमेंट में काम आता है नेशनल इनकम और कैसे चीज़ें चलती हैं। ठीक, तो अभी क्या हुआ, स्वरूप बदला। बहुत सारे भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो जनसंख्या का है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी, ठीक, यानी कि सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा सभी क्या है, डाउन अर्थ पर है। क्यों है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण हम योजनाओं का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका का दिवालिया घोषित हो रहा है। ठीक, श्रीलंका दिवालिया क्यों घोषित हो रहा है, इकोनॉमिकल उसका क्या हो गया, कंडीशन खराब हो गया। इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे खराब हुआ, वो व्यापार नहीं कर पा रहा है। व्यापार किससे वो करता था, मुख्य रूप से रसिया और यूक्रेन से करता था। रसिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए कोई व्यापार नहीं हो रहा है, ना वहाँ से कोई सामान आ रहा है इनके यहाँ, ना यहाँ से कोई सामान जा रहा है, न ये बेच पा रहे हैं, न खरीद पा रहे हैं। अब सोचिए, जिस देश में टमाटर 200 रुपये किलो, धनिया 200 रुपये किलो और 200-300 रुपये किलो मिर्चा बिके, जो डेली यूज वाली चीज़ें हैं, तो उसका इकोनॉमी कहाँ गया, इकोनॉमी कहाँ गया। या तो आपके पास खूब पैसा हो तब आप सरवाइव कर पाएंगे, या तो आप भूखे मर जाएंगे। ठीक, श्रीलंका की जनता क्या हो रही है इस टाइम पे, इस कदर परेशान है कि वो गवर्नमेंट को बार बार ब्लेम कर रही है। और गवर्नमेंट करे तो करे क्या, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। उसने चाइना से इतना पैसा कर्ज के रूप में ले लिया है कि अब वो क्या हो, कर्ज के रूप में दबा जा रहा है, ब्याज देने के लिए पैसा नहीं है उसके पास। तो अभी कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा भारत में भी समीक्षाएं की गई कि अगर योजनाएं इसी प्रकार चलती रहीं फ्री की, तो भारत का भी कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा, वैसा कंडीशन हो जाएगा। इसलिए भारत में भी इस चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार कंडीशन हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल पर, पूरे विश्व में एक बार कंडीशन आया था 1990 में, ऐसी त्रासदी आई थी कि वित्तीय रूप से 1990 में वित्तीय रूप से यानी कि फाइनेंशियल रूप से पूरा विश्व क्या हो गया था, लचर हो गया था, कमजोर हो गया था और वित्तीय संकट आ गए थे। तो उसी टाइम अपने देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम पे क्या थे, फाइनेंस थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे वो। उन्होंने ऐसा एक रूल दिया कि एलपीजी का नाम सुने होंगे, ठीक, कि चीज़ों को क्या कर दिया है, पूरे विश्व को एक ओपन मार्केट बना दिया जाए, ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाए, पूरा विश्व एक मार्केट बन जाएगा। तो कहीं पे कोई भी सामान अपना बेचेगा, कहीं से कोई अपना सामान खरीदेगा। इस तरीके से जिनके पास जो सामान ज़्यादा होगा वो बेचना चाहेगा और जिनके पास जो चीज़ें नहीं होंगी वो क्या करेगा, वो खरीदेगा। जैसे सऊदी अरबिया है, उसके पास तेल खूब है, तो तेल तो वो पिएगा नहीं, तेल पी के तो रह नहीं पाएगा। अब उसको चाहिए क्या, पानी। तो पानी क्या खरीदता है, खरीदता है ईस्टर्न रीजन से, और ईस्टर्न रीजन को तेल बेचता है। उसी तरीके कल बताए थे आप लोग को कि इंडोनेशिया से हम व्यापार करते हैं, किस चीज़ का, हम चावल भेजते हैं, वहाँ से पाम ऑयल मंगाते हैं, मसाला उनके यहाँ भी होता है, मसाला हमारे यहाँ भी होता है। हम अपने यहाँ से क्या करते हैं, कुछ कोकोनट के उत्पाद भेजते हैं, जैसे हम दक्षिण अफ्रीका भेजते हैं, अल्फांसो आम बेचते हैं यहाँ से, ठीक। तो बहुत सारे हम ऐसे अपने प्रोडक्ट हैं जो दूसरे देशों को बेचते हैं और वहाँ से कुछ उसके बदले में क्या करते हैं, हम सामान लेते हैं जो हमारे उपयोग है। जैसे अभी क्या है, रमजान चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, सभी हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग का क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है, सभी लोग फास्ट रह रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या चाहिए, एक तो ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में ऐसे पदार्थ चाहिए जो क्या कर सके, आपके अंदर पानी की मात्रा को बढ़ा सके और आपका मुंह सूखने, गला सूखने या डिहाइड्रेशन होने से बचाएं, ठीक। तो खजूर आता है अभी के टाइम पे। खजूर कहाँ से आता है, सब मिडिल एशिया से आता है। जितनी भी ये इस्लामिक कंट्री हैं, थार मरुस्थल वाले कंट्री हैं, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे रेगिस्तान है, वहीं पे खजूर होता है। खजूर वहाँ से आता है, अरब से आता है खजूर, इराक से, ईरान से खजूर आता है, सऊदी अरबिया से वो होता है, खजूर आता है। तो ये क्या हो रहा है, खजूर आ रहा है इंडिया में, आसानी से लोग उपभोग कर रहे हैं। अगर नहीं आता तो क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता,
छोटे छोटे क्षेत्रों में, गाँवों में अवेलेबल होता नहीं होता। यही चीज़ है कि यही एक मार्केट का देन है, एलपीजी का देन है कि आपने क्या किया, पूरे विश्व को ही एक मार्केट बना दिया और उससे क्या हुआ, पूरा विश्व इस चीज़ों से निकल पाया सामने निकल कर कि इकोनॉमिकल कंडीशन कहीं पे भी खराब नहीं हो पाएगी। लोग अपना क्या करेंगे, अपना बेस्ट चीज़ बेचना शुरू करेंगे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें पाएंगे। ठीक है, एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, उसमें कहा गया कि किसी भी मनुष्य की मूलभूत ज़रूरतें क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और उसी के लिए उसमें वो लड़ता है। ठीक, हाँ, जैसे वो बता रहा है मर्द, ठीक, हाँ, जो भी हो, हमको नाम नहीं याद है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था एक सर्वाइवल का, एक लाइफ स्किल का, एक सर्वाइवल का। आज भी गवर्नमेंट उसी पर काम करती है। ठीक है, आज भी गवर्नमेंट उसी पे काम करती है। देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बांटे गए, लोगों को आवास दिए गए, रहने के लिए छत दिया गया। ठीक, उसी तरीके से अब खाद्यान्न बांटे जाते हैं, अनाज दिए जा रहे हैं, महीने में 2-2 बार दिए जा रहे हैं। लॉकडाउन में दिया गया, क्या लिए दिया गया कि भूखमरी ना आए, लोग खा सकें, ठीक है, भोजन प्राप्त कर सकें। फ्री की स्वास्थ्य दिया जाता है सरकारी हॉस्पिटलों में, मात्र 1 रुपये के पर्ची पर इलाज हो जाता है आपका। ठीक, उसी तरीके से शिक्षा आपके लिए फ्री है। आप संविधान में पढ़े, आपके पास क्या है, एक मौलिक अधिकार है, एजुकेशन फ्री है। ठीक, आपके पास फूडिंग फ्री है, निवास आपके लिए फ्री हो गया, शौचालय तक बनवा दी सरकार ने, पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था कर दी। ठीक है, इनिशियल ज़रूरतें हैं, इनिशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और योजना बनाकर क्या किया, चीज़ों को आपको डेवलपमेंट के लिए दिया। ठीक, अब देखिए इसमें क्या और क्या स्वरूप था। पहला तो जनसंख्या था, दूसरा इस जनसंख्या के कारण होने वाले क्या थे कि हम एजुकेशन पे उतना बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे हैं, जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोजगार की। ठीक है, रोजगार की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए ऐसा नहीं है कि खुश हो, नौकरी से खुश हो, कोई कितना भी कमा रहा है उसके लिए कम ही पड़ जा रहा है। ठीक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रोजगार पा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों पड़ी, जनसंख्या के कारण। इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि सरकार के पास उतनी वैकेंसी नहीं है, या वैकेंसी है तो उसमें इतने ज़्यादा लड़के आ जा रहे हैं कि वो उनको क्वालिफाई नहीं करा पा रही है, छांट नहीं पा रही है। बहुत सारे तरीके करने पड़ रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि आसानी से लोग टीचर बन जाया करते थे, नंबर लाते थे, मेरिट से टीचर बन जाते थे। अभी साल 2 साल से क्या हो रहा है, बढ़िया इनका एग्ज़ाम हो रहा है, यूपी टेट सी टेट हो रहा है। ठीक, अब उससे क्या हो रहा है, उससे कुछ दिन तक रहे, उसके बाद से क्या हुआ, और संख्या बढ़ा। जब और संख्या बढ़ा तो उनका प्रीलिम्स और मेंस कर दिया गया, यानी कि सुपर टेट आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा, आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार ये कह रही है कि हम इंटरव्यू भी कराएंगे, तो करा भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं कराएगी भाई। बहुत सारा संख्या में, जैसे अभी 69,000 का वैकेंसी आया तो उसमें क्या हुआ, इतने ज़्यादा पास हो गए कि जितनी सीट थी उसके दुगुने पास हो गए। तो छांटने के लिए क्या करेगी, हो सकता है इंटरव्यू करा दे कि भैया अपना अपना गुणांक लेकर आइए, इतने गुणांक पे इंटरव्यू दीजिए, हो जाएगा, जिसका होगा वो होगा। सरकार अभी काम कर रही है इस पे यूपीएससी लेवल पर और पीसीएस लेवल पर। देखिए एक चीज़ बढ़िया काम किया इन्होंने, आयोग ने, स्पेशली आयोग को इस चीज़ के लिए थैंक्स देना चाहिए कि जो भी बच्चे यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे, मेंस क्वालिफाई करते थे, इंटरव्यू देते थे, तब भी सेलेक्ट नहीं हो पाते थे, उनके लिए एक ऑप्शंस क्रिएट किया अलग से कि अलग अलग सेक्टरों में डायरेक्ट हुआ तो मेंस देंगे या तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू वो सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक, तो उनका ज्ञान, जो उनका मेहनत है, कहीं पे भी जाया नहीं जाएगा, आराम से वो कहीं ना कहीं अपना लाइफ सिक्योर करेंगे। क्योंकि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की जितनी भी तैयारियां होती हैं ये छोटे समय के लिए नहीं होते, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। और उसमें फेल्योर होने के बाद से वो क्या होता है, अपने लाइफ से डिमोरलाइज हो जाता है। वो डिमोरलाइज ना हो, मोरलाइज रहे, उनको कहीं ऑप्शन रहे, इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई। अभी निकला है, जल्दी ही वैकेंसी आया है यूपी पीसीएस के थ्रू, आयोग के थ्रू, राज्य के द्वारा निकाला गया है, टीचर का वैकेंसी निकाला गया है। ठीक, तो ये इसी के लिए निकाला गया कि जो मेंस दिए हुए हैं बच्चे, जो इंटरव्यू दिए हुए हैं, वो क्या कर सकें, वहाँ पर एलिजिबल हो सकें डायरेक्टली। जैसे आप ही लोग का हो रहा है, पीईटी हो रहा है, तो पीईटी काहे लिए हो रहा है, छांटने के लिए, बस संख्या को कम करने के लिए कि पीईटी का एग्ज़ाम कराएंगे, जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको क्या करेंगे, उनको हम आने वाले एग्ज़ाम में बैठाएंगे, नहीं तो नहीं बैठाएंगे।
अभी तो थोड़ा सा रिलायबल है, रिलैक्स है कि जो माइनस में नंबर नहीं दिया है, ठीक है, जो माइनस में नंबर नहीं पाया है वो क्या है, वो एलिजिबल है। जो पॉजिटिव ही है, एक नंबर भी पॉजिटिव है, वो एलिजिबल है। ठीक, आने वाले समय में हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ गुणांक फिक्स हो जाए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता है, IBPS एग्जाम कराता है तो IBPS क्या करता है, IBPS अपना एक कट ऑफ निकालता है, अलग अलग बैंक अपना इंटरव्यू के लिए कॉलिंग करते हैं, तो वही है सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें दूसरा जो है मैटर अर्थव्यवस्था के स्वरूप में, तो पहला तो जनसंख्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया तकनीकी। अब हम तकनीकी पे कैसे काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमी का हमारा बेस है। हम क्या करते हैं, खेती से ही बढ़िया पैसा उत्पन्न करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तकनीकी हमारे पास है ये नहीं। बहुत सारी योजनाएं चली, जैसे एक योजना चली कुसुम योजना, नाम सुने हैं इसका, कुसुम योजना, बहुत बढ़िया योजना थी। इससे मिलता था आप लोग को सोलर पंप, सोलर पंप दिया जाता था ब्लॉक के द्वारा, पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत, कुसुम योजना के तहत गवर्नमेंट के द्वारा सोलर पंप प्रोवाइड किए जाते थे। इसमें क्या होता था कि आपको सोलर पैनल दिए जाते थे, आपके पास बस बोरिंग होना चाहिए अपना खुद का, और पंप दिया जाता था, आप सन एनर्जी के थ्रू उसको क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, खेतों की सिंचाई करेंगे। अब खेतों की सिंचाई आप करेंगे तो आप ट्रेडिशनल जैसे बिजली पर, डीजल पर, पेट्रोल पर निर्भर नहीं होंगे, आप सोलर पर निर्भर होंगे और आसानी से क्या करेंगे, खेतों का कम लागत में सिंचाई कर सकेंगे, और अधिक से अधिक बिजली उत्पन्न जब करते हैं तो उसको बेच भी सकते हैं गवर्नमेंट को, तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। इसी तरीके से एक योजना आई थी एग्रीकल्चर के लिए, 1 ड्रॉप 1 क्रॉप, यानी कि आप पानी का वेस्टेज मत करिए, एक ऐसे पाइप का प्रयोग करिए जिसमें क्या रहे, जगह जगह पर छिद्र रहे, और वहाँ पर आप प्लांटेशन करके उसको क्या करिए, आसानी से उस पर्टिकुलर प्लांट के पास में पानी दे सकें। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट के पास पानी दे सकें, कहीं भी किसी भी रेस्ट फील्ड में पानी न देना पड़े। आप इस तरीके से अगर पाइप फैला देते हैं तो बाकी अन्य जगहों पर आप पानी नहीं देंगे। और बहुत सारे तकनीक आए, ठीक, ये ट्रैक्टर ट्रॉली तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, बहुत परंपरा से चल रही हैं, आप इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब क्या हुआ कि आपने हार्वेस्टर्स का यूज किया, मैन पावर कम किया, हार्वेस्टर का यूज किया। हार्वेस्टर में क्या हुआ कि आसानी से आप खेतों की कटाई कर दिए, अनाज की कटाई के लिए डायरेक्ट अनाज अपने आप घर पे पहुंचा लिए। पहले आपका स्टोरेज का वो था, दिक्कत था कि हाँ हम फसल को काटेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उस फसल को हम क्लीनिंग करेंगे, बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे, तब जाकर अनाज हमें मिलता था। अभी क्या हो रहा है, एक मशीन से बहुत सारा काम हो जा रहा है, आपके लिए भूसा मिल जा रहा है, अनाज मिल जा रहा है, आप सभी को पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक तकनीकी है। इन तकनीकों का क्या था, एक अभाव था, सभी के पास पहुंच नहीं है इस चीज़ों की, इसलिए क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, अपने यहाँ जो खेती करते हैं, हम वो खेती कैसा करते हैं, हम करते हैं जीविकोपार्जन के लिए। ठीक, जीविकोपार्जन के लिए जो खेती करते हैं उससे समस्या ये होती है कि जितना उत्पादन करते हैं उतना हम खाते हैं और कोई भी बेनिफिट नहीं होता। हम अगर उसी को वाणिज्यिक कृषि करते तो उससे क्या बेनिफिट होता, हम चीज़ों को उत्पादन करते मैक्सिमम तौर पर, और एक प्लांटेशन करते तो एक तरह का हमें प्रोसीजर अपनाना होता, एक तरह की बीमारी से समस्या का समाधान होना होता, और एक तरह का उत्पादन करते तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का भी क्या करते, लाभ उठाते। ठीक, मैक्सिमम प्रॉफिट होता। दूसरा एक तरीका होता है कि मल्टीपल फार्मिंग, जैसे हम क्या किए, मान लीजिए गन्ने की खेत, गन्ने की बोआई किए, उसी के साथ साथ हम प्याज की खेती कर दिए। जब तक प्याज तैयार होगा तब तक गन्ना क्या हो जाएगा, उससे ऊपर ग्रोथ कर जाएगा। आने वाले समय में फिर गन्ने की हम कटाई करेंगे। फिर गन्ने के किनारे क्या किए, हम जगह जगह पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगा दिए, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया। तो जितने भी हम रासायनिक खादों का, जैविक खादों का या पानी का जो भी हम प्रयोग करेंगे वो सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में फैलेगा और सबके लिए लाभ होगा। अलग से हमें कुछ करने